जब कोई भी फैमिली आती है ना, सबसे पहले यही पूछती है कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कितना लंबा चलेगा सफ़र, कैसे ट्रीटमेंट होएगा। तो मेरे को अपनी भी जर्नी रिमेंबर हो जाती है कि आई हैड कम हियर ऑन 5 सितंबर 2011। मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट था फॉर अल्कोहलिज्म। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस करूँगी कि जितनी भी हॉस्पिटल में मीटिंग्स होते हैं, साइको एजुकेशन सेशंस होते हैं, फैमिली सेशंस होते हैं, आप उनको अटेंड करो, ठीक है? क्योंकि बाकी बीमारियों की कंपैरिजन में साइकेट्रिक बीमारियों को, दिमागी बीमारियों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? शायद इसीलिए WHO इनको कहते हैं कि ये इनविजिबल इलनेसेस है। इनविजिबल मतलब जो नज़र नहीं आते। तो कोई भी बीमारी है, जैसे डिप्रेशन है, बैठ जाओ, अभी आप बातें करोगे हमारे साथ कि रूम में जाना है, चलो रूम में जाओ। तो कोई भी साइकेट्रिक इशू है, जैसे एडिक्शन भी साइकेट्रिक इशू है, दिमागी बीमारी है। एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। तो बाकी बीमारियों के बारे में हमारे को काफ़ी जानकारी है। इफ़ वी टॉक अबाउट कैंसर, TB, हम बाकी बीमारियों का सुनते रहते हैं, बट ये डिप्रेशन क्या होता है, देन एडिक्शन क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब दिमाग से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती हैं, उसमें क्या होता है, वी डोंट नो। और स्पेशली सारी साइकेट्रिक बीमारियों में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो ये होती है कि जैसे हमारे बॉडी में खून है, ब्लड प्रेशर का फ्लो है, उसी तरह से ब्रेन में केमिकल्स का फ्लो होता है। हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, ठीक है? अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर घट जाता है, बुखार आ जाता है, प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, टाइफाइड हो जाता है ना? तो यानी कि हमारा पूरा शरीर जो है, जब भी उसमें किसी भी तरह की खराबी होगी किसी भी पार्ट में, तो उसका असर हमारे पर आएगा, उसका इफ़ेक्ट होगा। बिल्कुल उसी तरह से ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, और जब भी वो केमिकल्स अपने जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा होंगे या उससे कम होंगे, तो हमारे ब्रेन ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप ये बात? तो कोई भी साइकेट्रिक जो बीमारी है, जैसे डिप्रेशन है, तो एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। अगर सेरोटोनिन कम हो जाता है एक पर्सन में, तो वो पर्सन डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, ठीक है? जैसे आपके हस्बैंड को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है, ठीक है? और बाइपोलर डिसऑर्डर एक केमिकल डिसऑर्डर हुआ ब्रेन का, ऊपर से वो सब्सटेंस भी लेते हैं, सब्सटेंस भी एक केमिकल है। तो ऑलरेडी ब्रेन में केमिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है, ऊपर से बाहर से भी एक केमिकल अंदर चला गया, ठीक है? आप जैसे मतलब अपनी बच्ची के साथ हैं जिसको एडिक्शन नहीं है मगर उसको दिमागी बीमारी हो चुकी है, ठीक है? तो उसको भी केमिकल डिसऑर्डर है। तो जो साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं वो नशे के बिना भी हो सकती हैं और नशे के साथ तो अक्सर हो ही जाती हैं। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग और शेयर समथिंग? हाँ, इसमें सिर्फ बोलने का है। हाँ मैम, जैसे अगर हमने ये केमिकल्स को बैलेंस रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब यही बात है, हम जो भी यहाँ पर फैमिलीज़ बैठे हैं, जो भी हम अपने पेशेंट को लेकर आए हैं, किसी का पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, किसी का पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, उसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, चलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, सो नहीं पा रहा है, किसी का पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा शक कर रहा है, डर रहा है,
ठीक है, या किसी को एडिक्शन की वजह से विड्रॉल आ रहे हैं, कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे हटके हो रही है, दैट मीन्स ब्रेन में केमिकल्स का बैलेंस, संतुलन बिगड़ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए, ठीक है, केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी को एसिडिटी हो गई, तो आपने कभी सुना है कि हमने बातों से उसकी एसिडिटी ठीक कर दी? नो, राइट? मतलब कोई भी आपको फिजिकल इलनेस होगी, उसके लिए आजकल दवाई है। उसी तरह से ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, केमिकल अगर बढ़ जाएगा तो दवाइयाँ हैं जो केमिकल को बढ़ा सकती हैं। केमिकल अगर घट जाएगा तो दवाइयाँ हैं जो केमिकल को बढ़ा सकती हैं, स्टेबलाइज कर सकती हैं, नॉर्मलाइज कर सकती हैं। इसी तरह से जो हमारे एडिक्शन के पेशेंट हैं, जिनको विड्रॉल आ रहे हैं या तोड़ बज रही है, क्रेविंग हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं कि उनको कम से कम तकलीफ हो। ये वाली चीज़ से भी फैमिलीज़ अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि तुम नशा ना करो, ठीक है, हम समझाते रहते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं, हम प्रोवोक भी करते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि जो एडिक्शन के पेशेंट हैं, अगर वो नशा नहीं करेंगे, जब उनका शरीर नशा मांग रहा है, तो वो बहुत तकलीफ़ में चले जाते हैं। उनको अंदर उनके ऐसे दिमाग में टॉक्सिक और केमिकल बनते हैं जिनकी वजह से उनको इतनी बेचैनी होती है, घबराहट होती है। उनको, जैसे हमारे सामने वहाँ बोर्ड पे लिखा है हेरोइन विड्रॉल सिम्टम्स, कि और ये तकरीबन सेम ही होते हैं सब में। जैसे जब हमें क्रेविंग होती है तो गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बेचैनी आ जाती है, कभी कभी बॉडी में दर्द होने लगता है, टांगे कुसने लगती हैं, उल्टियाँ आती हैं, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, चीज़ें दिखने लग सकती हैं। तो जब हम एक एडिक्ट को बिना ट्रीटमेंट के नशा छोड़ने के लिए बोलते हैं तो वो काफ़ी तकलीफ़ में चला जाता है, और डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि नशे को ट्रीटमेंट के साथ छोड़ना चाहिए, इलाज के सपोर्ट देनी चाहिए पेशेंट को, क्योंकि वो पेशेंट है। उसको अगर हम इस तरह से बोलेंगे छोड़ दे, बिकॉज वो उसकी बीमारी बन चुका है, वो उसकी एक ऑटोमेटिक ब्रेन का प्रोसेस है, शरीर का प्रोसेस है जो मांगता है। जैसे ऑटोमेटिक शरीर का एक प्रोसेस है सरताज, जो थॉट्स आते रहते हैं, आप रोक ही नहीं पाते। इसी तरह थॉट्स अल्कोहल के भी आ सकते हैं, थॉट्स किसी भी चीज़ के आ सकते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है क्या क्योंकि ये मतलब कि ये कैसे पता चलता है कि केमिकल कौन सा बड़ा है कौन सा कम हुआ है? वो हम डॉक्टर पे रहने देना, डॉक्टर विल एक्सप्लेन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अब हम हॉस्पिटल जाते हैं, सर्जरी कराते हैं, तो क्या हम सर्जन से पूछते हैं आप बताओ ज़रा क्या क्या सर्जरी करोगे, कैसे करोगे, उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में घुस जाते हैं, राइट। तो कुछ चीज़ें हमें डॉक्टर पर छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं और हम बॉडी की केमिस्ट्री को, फिजियोलॉजी को, कैसे नर्व होती है, क्या करना है, हमें नहीं पता, ठीक है। हमें ऑलरेडी तकलीफ़ है और हमें, बट येस, इन योर काउंसलिंग सेशन, थेरेपी सेशन, जब पेशेंट को थोड़ी इंसाइट आ जाती है, जब पेशेंट का केमिकल ऑर्डर हो जाता है, केमिकल इन ऑर्डर, बैलेंस में हो जाता है, तो सेशंस में और डॉक्टर के साथ बैठ के पेशेंट को समझाया जाता है कि उसको क्या बीमारी है, उसको अल्कोहलिज्म है उसका क्या मतलब है, डिप्रेशन है उसका क्या मतलब है, उसको कहते हैं साइको एजुकेट करना। बट नॉर्मली हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो पेशेंट ऑलरेडी तकलीफ़ में होता है, पेशेंट के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन नहीं रिसीव करना है, ऑलरेडी उसका ब्रेन अशांत है, डिसऑर्डर में है, अनकंफर्टेबल है,
उस टाइम हम पेशेंट से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ से उसने रिसीव करना है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। जहाँ से उसने समझना है वो समझ ही खराब है, वो वर्क नहीं कर रही, प्लस उसको विड्रॉल आ रहे हैं या उसको कोई पैनिक अटैक आया हुआ है या मेनिया का अटैक आया हुआ है। तो सबसे पहले फैमिली को साइको एजुकेट किया जाता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप हमारी कुछ न्यू फैमिलीज़ हमारे साथ बैठी हैं आज, कि आपके पेशेंट को, स्पेशली आप तीन, आपके पेशेंट को एडिक्शन है और एडिक्शन एक बीमारी है। आपके पेशेंट का कुछ और डायग्नोसिस भी है, मे बी आपका भी, आपके हस्बैंड का भी जब साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, सारे असेसमेंट हो, तो पता लगे कि कुछ और भी इशू हो सकता है, राइट? क्योंकि केमिकल जब अब ब्रेन में जा चुके हैं, बीमारी हो चुकी है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे एडिक्शन के साथ डिप्रेशन हो सकता है, एडिक्शन के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, एडिक्शन के साथ मल्टीपल एडिक्शन हो सकती है। जैसे हमारे एडिक्शन के जो पेशेंट होते हैं, अगर वो अल्कोहल एडिक्शन के पेशेंट हैं तो उनको शॉपिंग एडिक्शन भी हो सकती है, साथ में उनको गैम्बलिंग एडिक्शन भी हो सकती है, उनको सेक्स या पॉर्न एडिक्शन भी हो सकती है। जब ब्रेन खराब होता है तो ये काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स मतलब हमारे ब्रेन पे होते हैं। ये साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिल के मतलब डायग्नोस करते हैं कि क्या बीमारी है, हमें क्या दवाई देनी है, क्या थेरेपी देनी है। बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि ये बीमारियों का ट्रीटमेंट फैमिली ही कराती है, फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। जिस तरह से अगर हमारे पेशेंट का फ्रैक्चर हो जाए टांग, तो वो पेशेंट चल नहीं सकता, उसको फैमिली की सपोर्ट चाहिए, या उसको बेड रेस्ट चाहिए, या उसको प्लास्टर लगेगा, उसको बेड रेस्ट हो सकता है, फिर प्लास्टर खुलेगा, उसको कैसे चलना है। तो ये आप समझो कि दिमाग फ्रैक्चर हो गया है, दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, हमारा जो मत वाला हिस्सा है वो काम नहीं करता है पेशेंट का। सुनने में अच्छा नहीं लगता कि दिमाग खराब हो गया, कि इसकी मत काम नहीं कर रही, इसकी मत मारी गई है। क्योंकि पेशेंट को ये नहीं कि पेशेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, दिख नहीं रहा होता, बट वो बीमारी के कारण हेल्पलेस है। हमारी जो मत है ना, जो इंसानी दिमाग है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारी ज़िंदगी की ब्रेक है। जब भी दिमाग में ख्याल आते हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, या फिर एक्सीडेंट, मतलब अगर हम गाड़ी तेज़ चला रहे हैं तो हमारा दिमाग बोलेगा, लॉजिक ब्रेन की धीरे कर लो। जो भी गलत, सही, स्ट्रॉन्ग, वीक एक्शन होता है उसको मत संभालती है, और पेशेंट की मत ठीक तरह से काम नहीं करती। इसीलिए कल भी जैसे आपके सामने सुखराज के मम्मी ने बड़ा अच्छा शेयर किया कि किस तरह से वो नहीं समझती थी, मगर यहाँ बैठ कर, रिहैब में भी रहकर, ट्रेनिंग अटेंड कर के समझे कि ये क्या बीमारी है और इसमें परिवार का क्या रोल है, और हमारा पेशेंट क्यों नहीं मानता, हमारा पेशेंट क्यों नहीं समझता। वो मर्जी से अगर आ भी जाता है वो रुक क्यों नहीं पाता, उसको मोटिवेट क्यों करना पड़ता है, उसको पुश क्यों करना पड़ता है। क्या लगता है आपको, हमारे पेशेंट क्यों नहीं मानते? कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो कहती हैं कि हमारे पेशेंट मानते नहीं? हाथ खड़ा करो। मानते नहीं होते। आपके हस्बैंड मान गए हर चीज़ के लिए? तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं रुकूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। 5 साल से क्यों नहीं माने थे? क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया। आपने कभी समझाया भी नहीं? पहले बहुत कम था, पहले तो हमें पता ही नहीं था, टाइम बाद पता चला, और बहुत कहा कि आपने समझाया ना, तो फिर क्यों नहीं माने? आज भी यहाँ बैठकर अगर आप इस गलत फहमी में रहोगे कि पेशेंट सब कुछ मान लेगा, सब कुछ समझ लेगा, वो अपना पूरा इलाज खुद कराएगा, तो वो एक वहम है, वो एक गलत फहमी है। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट ठीक नहीं होना चाहता,
पेशेंट गंदा इंसान है, नो। मतलब पेशेंट को जो बीमारी है, जिस दिमाग से उसने अपना इस्तेमाल करके अपने आप को समझाना है, इलाज करना है, मोटिवेट करना है, वो हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा है। इसीलिए फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। जब पेशेंट की क्रेविंग वापस आएगी या पेशेंट को थॉट्स तंग करेंगे, जब उसकी बीमारी उस पर अटैक करेगी और वो फंस जाएगा, रुक जाएगा या इलाज से बाहर होने की कोशिश करेगा, दवाई छोड़ने की कोशिश करेगा, रिहैब जाने के लिए नहीं मानेगा, इलाज के लिए नहीं मानेगा, तो फिर कौन समझाएगा? हाँ मैम, फिर कौन करेगा? और फैमिली को अगर पता ही नहीं होगा बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, हमें क्या करना है, पेशेंट को कैसे समझाना है, मनाना है, इलाज में लाना है, तो वो पेशेंट का तो इलाज हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक आपका सवाल है कब होगा, कैसे होगा, 6 मंथ से आप फ़ोन कर रहे हो, आप आज यहाँ पहुँच गए, ठीक है। ये जो बीमारियाँ हैं ये लंबे समय की बीमारियाँ हैं और इनका इलाज भी लंबे समय का है। मगर अगर हम इतने तकलीफ़ में हैं, ये बीमारी हमारे घर में है और हम चाहते हैं कि हमारा मरीज़ ठीक हो, तो फिर हमें ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। दिमागी बीमारियां क्योरेबल नहीं हैं। ये सुन के एकदम झटका लगता है, गुस्सा भी आता है, अच्छा भी नहीं लगता सुनना। क्योरेबल मतलब जो ठीक नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती मगर ट्रीट हो सकती है। मतलब अगर आप इस बीमारी के ट्रीटमेंट के सारे रूल्स फॉलो करो, दवाइयाँ खाओ, थेरेपी, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, जो जो आपको डॉक्टर बोलता है, अगर आप ट्रीटमेंट के हिसाब से चलो तो आपका पेशेंट रिकवरी में आके एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। हाँ, जैसे डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ में दवाई खानी पड़ती है, आप सैर करो, आप मीठा नहीं खाओ, डॉक्टर कहते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, बिल्कुल उसी तरह से। सो आपको मैं एडवाइस करूँगी अपने एक्सपीरियंस से, आई थिंक सब जो यहाँ बैठे हैं, कि ये 1 स्टेप प्रोसेस है, धीरे धीरे। अभी जिस सिचुएशन में है, पहले आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अभी तो आप इतने दिन घर से पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, आप तो खुद थके हुए हो, आप तो खुद ही अभी कंफ्यूज्ड हो, लॉस्ट हो। आपकी वो आई नहीं मीटिंग में बैठने के लिए, चलो कोई बात नहीं, आज आप ही सुन लो। तो जब परिवार यहाँ पहुँचता है, वो खुद लॉस्ट होता है, उसको मीटिंग में शुरू में ये बातें समझ में नहीं आती क्या बातें कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो आप अपने आप को यहाँ पे बैठ के मीटिंग में एक्लिमेटाइज करो, कि यूज्ड टू हो जाओ कि ये सेशंस किस लिए हैं। ये तो जाहिर है ना कि अगर रोज़ हम आपको कमरों से बुला कर यहाँ बिठाते हैं तो कुछ सिखा ही रहे होंगे, कुछ तो पर्पज़ होगा इसका ट्रीटमेंट में। सो खुले दिमाग से और खुली सोच से आप यहाँ पे सिर्फ बैठो अभी 1-2 दिन, एंड बाय द टाइम यू आर सेटल डाउन, फिर आप धीरे धीरे समझना शुरू हो जाओगे, है ना। आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछूं, क्या बताऊं। क्यों, क्या लगता है मीनाक्षी मैम, क्यों नहीं समझ में आता जब हम नई फैमिलीज यहाँ पे आके बैठती हैं? क्योंकि मैम हमारे में अवेयरनेस नहीं होती कि ये एक डिजीज़ है, हमें पता नहीं होता। और क्या रीज़न होता है, और क्यों फैमिली को बैठे बैठे यहाँ समझ नहीं आती? और ना हम लोग इतने ज़्यादा को डिपेंडेंट होते हैं अपने पेशेंट्स के साथ कि हमारे अंदर से ही नहीं ये आवाज़ आती कि हमारे पेशेंट को दिमागी बीमारी हो सकती है, एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है। दैट इज़ वन। और क्या रीज़न हो सकता है जो पहले दिन यहाँ पे आके बैठे, जैसे ये बैठे हैं, वो वाइफ बैठे हैं, क्या और रीज़न हो सकता है? और एक तो मैम ये भी होता है कि हम लोगों ने बहुत ट्रॉमास देखे होते हैं। यस, वन रीज़न, हम बहुत दर्द में, ट्रॉमा में यहाँ पे आए होते हैं, राइट। और क्या कहते हैं पंजाबी में, लॉस्ट को गुआचे होते हैं, बिल्कुल लॉस्ट होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। एक सोशल स्टिग्मा भी होता है, किसको बताएं, सोशल स्टिग्मा का प्रेशर होता है कि हम कहाँ पे दिमागी पागलों के अस्पताल में आ गए, राइट। और
आपको कुछ ऐसा स्टिग्मा? आपको मैम कुछ ऐसा स्टिग्मा? होपलेस, क्योंकि हमने इतना ट्राई किया होता है, इतनी एनर्जी लगाई होती है और हमें कोई सफलता नहीं मिली होती है, तो हम होपलेस होते हैं, हम ना उम्मीद हो चुके होते हैं, हम थके होते हैं। एक मेरे ओपिनियन में है, हमारा ना रॉक बॉटम लगा होता है लेकिन हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं वो रॉक बॉटम अपना, इसीलिए। राइट, हमें मतलब क्या होता है कि हमें दर्द की आदत पड़ गई होती है, हम दर्द में इतना ज़्यादा अंदर चले गए होते हैं कि हमें वो भी महसूस होना बंद हो जाता है। राइट, रॉक बॉटम का यही मतलब हुआ हमारा पेन का। और क्या रीज़न है, आपको क्या रीज़न लगता है? आप फर्स्ट डे से और अभी अगर आज अपनी सफ़र तय करो तो आप कैसे समझाओगे? फर्स्ट डे आपने क्या महसूस किया और आज क्या महसूस कर रहे हो मीटिंग में बैठ के? उस दिन कोई होप नहीं लगती है, नॉट ए कॉरेबल लगता है कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हिम, बट फैमिली ते भी डिपेंड करता है, वो इत्थे आके पता चलता है। यस, पहले आप सोच कोई उम्मीद नहीं थी और आपको लगता कि सारा कुछ डिपेंड करता है पेशेंट पर, कि सब कुछ जो करेगा पेशेंट करेगा, लेकिन आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, आपको लगता है ये बीमारी है अब, कि बीमारी है और फैमिली सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। सो इनका 4-5 दिन का एक्सपीरियंस है एंड इट कैन बी मैसेज फॉर यू, यानी कि हम सब जो भी फैमिली फर्स्ट डे आती है वो टोटली लॉस्ट होती है, बल्कि उसको समझ नहीं आता कि ये कुर्सी पे लाके हमें बिठा क्यों दिया है, ऐसी कौन सी चीज समझाने लगे हैं ये। राइट, आपका कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? रियलाइजेशन ये आती है कि पेशेंट का तो ऑफ कोर्स एक कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन फैमिली का एक असर्टिव होना, somebody has to take a stand। मैंने आई थिंक आपसे ये सबसे बड़ी बात ये सीखी है, एंड I have learned from my 1-year experience that if only if you're assertive and you know what you're doing is right, only then can you help your patient। नहीं तो आप खुद भी hopeless और patient को भी hopeless बना रहे। आप अपने हस्बैंड को ट्रीटमेंट में लाए एंड विद इन द ट्रीटमेंट रियलाइज करा कि बच्चे भी कितना बीमार हो चुके बहुत हैं। ज़्यादा, लाइक पहले जेनेटिक्स का जो रोल था वो इट वाज जस्ट जो हमने बुक्स में पढ़ा है या जस्ट फॉर आपने एग्ज़ाम दे दिया कि जीन्स हैं, व्हाट आर जीन्स, हाउ मच डू दे मैटर, बट वो रियलाइज़ जो मुझे लास्ट 2 or 3 months में जो हुआ है कि हाउ एक्टिव आर द जीन्स एंड व्हाट रोल दे प्ले इन योर चाइल्ड्स लाइफ, that is, I mean, it was actually shocking for me, or it was even worse than what I went through for my husband. So seeing my children suffer, क्योंकि पहले होता है कि blame game, we blame your husband's parents कि आपने ये नहीं किया, आप ये करते हो, आप वो करते हो, but as a mother when you see your children getting into that trap, चाहे वो behavior issues हैं या कुछ भी हैं, then it is when you have to be assertive and then come what may, nothing beyond treatment। नहीं तो काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आई थिंक हमारे दिल्ली में बेस्ट हैं, आई कुड हैव गॉन देयर, सो इट इज़ अ रीज़न दैट आई एम कमिंग हियर। सो कि ये फैमिली प्रोग्राम है एंड आवर एंटायर फैमिली इज इनटू इट, एवरी वीक आई एम कमिंग एंड आई एम ट्राइंग टू गेट वन ऑफ द चिल्ड्रन अलोंग, सो दैट इज़ व्हाट हैज़ हेल्प्ड। मतलब एडिक्शन में, साइकेट्रिक बीमारियों में ये एक के साथ, सर क्या कहते हैं, एक के साथ 5 फ्री वाली बात होती है ना, अगर घर में 5 जने हैं तो 5 के 5 बीमार हो जाएंगे, ऐसी बीमारी है। और हमारे घर के बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उनके बिहेवियर इश्यूज, ईटिंग एडिक्शन, इमोशनल ईटिंग, मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, इवन सब्सटेंस भी आ जाता है उनकी लाइफ में। सो ऑल द मोर रीज़न कि आप फैमिली को बैठना चाहिए, इसलिए कि बीमारी सिर्फ पेशेंट में नहीं है, अब बीमारी पूरे घर में फैल चुकी है। और इससे अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर खुशहाल हो, फैमिली खुशहाल हो, हम हेल्दी लाइफ लीड करें, तो हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद बढ़ जाता है। आप कुछ पूछना चाहोगे?
तो मिसेस सतिंदर, आप अब इतने सारे लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, हाउ आर यू कोपिंग? क्या महसूस हो रहा है और क्या आज फैमिली की शेयरिंग ही सुने? इनिशियली तो ऑब्वियसली होपलेसनेस होती थी कि आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, इनका कुछ नहीं होना, आई कैन डू नथिंग, आई हैव डन द बेस्ट, जो मैं कर सकती थी मैंने सब किया, लेकिन अब नहीं, हाथ खड़े हो गए। और कहीं ना कहीं ये था कि अब मैंने अपने बच्चे देखने हैं, तो बट फिर भी वो असर्टिवनेस नहीं थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, कोशिश बहुत थी, इधर उधर कुछ नहीं छोड़ा, ट्राइड एवरीथिंग। लेकिन अब ये 1 साल में ये सीखा है कि ऐसे सोच के कुछ नहीं होना, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एंड somebody हैज़ टू टेक अ स्टैंड, एंड द सूनर द बेटर। एंड यहाँ पर बैठ के मैंने बहुत लोगों से कुछ ना कुछ पॉइंट सीखा है। जसबीर सर से मैंने सीखा है कि जब आपके घर में प्रॉब्लम आती है उसको छुपाओ मत, उठ के जस्ट लाइक सर से कोठे चढ़ चढ़ रौला पाओ। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन, आई हैव शेयर्ड विद एवरीबडी पॉसिबल। मैंने नीरू से सीखा कि जब आप घर में खाना बनाते हो आपके इमोशंस उसमें कितना मैटर करते हैं, एंड आई हैव एक्चुअली फेल्ट इट। मैंने अनु से सीखा हाउ टू बी असर्टिव फॉर योर चिल्ड्रन। You told me once that your son is not happy-go-lucky, he is getting into the trap. I learned that. So I have learned, Loveleen और अमन से मैंने सीखा, they left everything and they're sitting here in Amritsar. So अगर आप हर किसी की जर्नी से एक छोटी छोटी चीज़ सीखते हो तो I think it becomes easier for you. तो इसमें कोई आपकी ईगो नहीं काम आती, आपका कोई आपकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं काम आती। बीमारी बीमारी है, एंड आई थिंक वी सो कॉल्ड, अगर हम अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं या हायर क्लास सो क्लास मानते हैं, हमें ट्रीटमेंट में आना सबसे मुश्किल काम, बिकॉज हमारे रास्ते में आता है हमारा ईगो या स्टेटस, रेपुटेशन, स्टेटस, लोग क्या कहेंगे, एवरीथिंग कम्स इन बिटवीन। सो आई थिंक द सूनर द बेटर। एंड वन थिंग बहुत रिसेंट मैंने जो सीखा है, कनव से सीखा है, जो 2 दिन पहले मीटिंग थी, अदरवाइज ही इज़ ऑलवेज गिवन समथिंग वेरी वैलिड, लेकिन जो 2 दिन पहले इन्होंने एक चिप्स के पैकेट में के बारे में इतने अच्छे से समझाया, वो मैं इतने सालों से अपने बेटे को नहीं समझा पा रही थी, लेकिन वो जो एक 2 मिनट की शेयरिंग ने सिखाया, आई थिंक इट रजिस्टर्ड विद हिम। सो आई थिंक एवरीबडी हियर इज़ अ टीचर, यू जस्ट हैव टू बी अ लर्नर। तो मैंने ये सीखा, यानी कि द मीटिंग्स मैटर। वेरी नाइस। बेटा जैसे यू वांट टू शेयर समथिंग, कुछ भी शेयरिंग? ऐसे ही जैसे मम्मा ने बोला कि जब यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे यही था कि कुछ नहीं हो सकता, कि पापा का कुछ नहीं हो सकता, दैट वी हैव ट्राइड एवरीथिंग। और बहुत सालों से जैसे प्रॉब्लम्स चल रही थी, सब कुछ वैसे ही चलेगा। एंड आई बीइंग द एल्डर मोस्ट, मुझे भी यही था कि आई वॉज होपलेस। सो मैं मम्मा को बोलती थी कि आ जाओ वापस, कि कोई फ़ायदा नहीं है और इतनी एनर्जी वेस्ट मत करो। आई यूज़ टू से दिस, बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई, माई एक्सपीरियंस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। जब फैमिलीज़ की प्रॉब्लम सुनी तो काफ़ी रिलेट कर पाई उस चीज़ से। इससे पहले कभी भी कुछ भी इतना रिलेटेबल नहीं सामने आया था। मतलब जब हम यहाँ बैठते हैं तो वी अंडरस्टैंड, जब हम रिलेट कर पाते हैं, we feel good कि you know we are able to understand better. Yes, so ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात को समझ पा रहा है, आप बोल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सामने लेके आ सकते हो। सो मैंने यही सीखा है इस जर्नी में कि इफ़ यू हैव any issue related to your mental health, so you should speak up for it. Yes. And you should take action to correct it. You should take action to improve your mental health. What have you felt जब भी आपने अपने फादर को इस बीमारी में देखा है? You as a child, what have you gone through? Earlier, I would say that I used to feel resentment towards him. गुस्सा आता था पहले कि why is he doing this? But जैसे जैसे यहाँ पे आके ये सीखा कि it is a disease and it's not something that it is in his control. तो तब जाके एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द ब्रेन फंक्शंस जब वो एडिक्शन में होता है। तो ये एक सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग आई है एज अ चाइल्ड कि वाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट। यू कुड सी योर फादर एज अ पेशेंट नाउ। एज अ पेशेंट। सो एक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है टुवर्ड्स हिम। दैट्स नाइस।
तो ये सब आप लोगों के लिए शेयरिंग हो रही है जो नए आके बैठे हैं कि किस तरह से इन मीटिंग्स का इम्पैक्ट पड़ता है।